साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ पहलवान की ढोलक के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। कुश्ती के समय जब ढोल बजता था तो लुट्टन की रगों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। उसका खून हर थाप पर उबलने लगता था, हलचल करने लगता था। उसे ढोल की थाप प्रेरणा देती थी। उसके दांव पेचों में अचानक स्फूर्ति आ जाती थी और उसकी गति बढ़ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का वर्णन यहाँ कहानीकार ने किया है। ये शब्द हमारे मन को रंजित करते हैं, साथ ही हमें यह भी प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हुए प्रतीत होते हैं और इन शब्दों से मन में कुछ नया करने की लालसा जोर पकड़ने लगती है। परोक्ष रूप से ये शब्द शक्ति प्रदान करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? कहानी में अनेक ऐसे मोड़ हैं जहां पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आए। पहला है बचपन में 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु का हो जाना और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास के द्वारा किया जाना। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर उसके मन में बदला लेने का भाव पैदा होना, जिसके कारण से वह तय करता है कि वह पहलवान बनेगा और इन सब लोगों से, अत्याचारी लोगों से वह बदला लेगा। दूसरा, किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में मेले में चांद सिंह नामक पहलवान को हराकर राज पहलवान का दर्जा हासिल किया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी धूल चटा दी और वह अजय पहलवान बन गया। तीसरा, जब वह 15 वर्ष राज दरबार में रहा और उसके बाद उसे वहां से जब राजा साहब की मृत्यु हो जाती है, सत्ता परिवर्तित होती है, तो उनका बेटा यानी राजा का बेटा राजकुमार आकर उसे वापस कर देता है कि अब हमें पहलवानी की जरूरत नहीं है, पहलवान की उसके बेटों के खर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ हॉर्स रेस का जमाना आ गया है, नया जमाना हो गया है। फिर गांव में आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया और गांव के ही युवकों को, बच्चों को वह कुश्ती सिखाने लगा। अचानक सूखा महामारी के चलते गांव में हाहाकार मच जाता है और उसका वह रोजगार भी जाता रहता है और उसके दोनों बेटे उस महामारी की चपेट में आ जाते हैं और उन्हें वह कंधे पर लादकर गंगा में प्रवाहित कर आता है। पुत्रों की मृत्यु के बाद कुछ दिन वह अकेला रहता है, परंतु अंत में वह भी इस महामारी की चपेट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है? वास्तव में लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। जब पहली बार वह दंगल देखने गया था तो वहां ढोल की थाप पर दांव पेच चल रहे थे। पहलवान ने इन थापों को ध्यान से सुना और उसमें उसे अजीब सी एक आवाज जो दांव पेच वाली होती है वो सुनाई दी, जिसने उसके शरीर में ऊर्जा का काम किया, प्रेरणा भर दी। उसने चांद सिंह को ललकारा और उसे चित्त कर दिया। ढोल की थाप ने उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। इसीलिए उसने शायद ये कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है जो दंगल में बजाया जाता है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा क्योंकि गांव में निराशा का वातावरण व्याप्त था। महामारी और सूखे के कारण चारों ओर भयावह मृत्यु और सन्नाटा छाया हुआ था। घर के घर खाली हो रहे थे। रात्रि की विभीषिका में चारों ओर सन्नाटा छाया रहता था। ऐसे में उस विभीषिका को
पहलवान की ढोलक ही रात भर चुनौती देती रहती थी। ढोल की आवाज से निराश लोगों के मन में एक आशा का संचार होता था, उमंग का संचार होता था, उनमें जीवंतता भर जाती थी। वह लोगों को यह भी बताना चाहता था कि अंत तक जोश और उत्साह से लड़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। उनके मन में छाई उदासी, निराशा को दूर करने का काम करती थी, उसमें सहायक होती थी। उनके मन में जिजीविषा यानी जीने की इच्छा जागृत करती थी। ढोल की हर थाप से उनके मन में नव चेतना आ जाती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की आंखों में अचानक एक चमक सी जागृत हो जाती थी, उत्पन्न हो जाती थी। स्पंदनहीन और शक्तिहीन रगों में अचानक बिजली की तरह खून दौड़ने लगता था, रक्त का संचार होने लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? सूर्योदय का दृश्य, महामारी फैलने की वजह से लोग कांपते, कूखते, कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों, अपने आत्मीय जनों से ये पूछते थे कि आप कुशल हैं, उन्हें ढांढस बंधाते थे, सांत्वना देते थे और इस प्रकार दिन भर उनके चेहरे पर चमक सी बनी रहती थी। परंतु शाम के समय, सूर्योदय के बाद शाम तक उनके शरीर में शक्ति नहीं रहती थी, मन में उत्साह नहीं रहता था, निराशा भरा पूर्ण उनका जीवन हो जाता था और रात में उनके यह तक इच्छा या शक्ति उनके शरीर में नहीं रहती थी कि माताएं दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकार लें। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक उस रात्रि की विभीषिका को चीरने का काम करती थी, चुनौती देने का काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। इस संदर्भ में 3 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी वजह अब किन खेलों ने ले ली है? और तीसरा है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? अब न तो राजा रहे और न ही वे पहलवान रहे। वास्तव में पहलवानी एक बहुत ही खर्च वाला खेल है। फिर इसके लिए निरंतर नियमित अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। आजकल के लोगों के पास उतना समय नहीं है। वे दिन में 18-20 घंटे उस तरह की पहलवानी के लिए कसरत करें, बाकी कोई कार्य न करें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। और यदि ऐसा करे भी तो बदले में क्या मिलता है? क्योंकि मनोरंजन के आज अनेकानेक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। केवल नाम के सहारे पेट नहीं भरे जाते, जीवन यापन नहीं किया जा सकता। दूसरा है, कुश्ती की जगह अब घुड़सवारी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल आदि खेलों ने ले ली है। इन खेलों में पैसा भी मिलता है और शोहरत भी मिलती है, सेलिब्रिटी बन जाते हैं प्लेयर्स। फिर खेल से रिटायर होने के बाद जीविका के लिए उन्हें कोई पद भी मिल जाता है, जिसकी सैलरी आदि उन्हें दी जाती है। और तीसरा है, कुश्ती को यदि फिर से प्रिय खेल बनाना है तो इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने होंगे। व्यायामशालाएं निर्मित करनी होंगी ताकि पहलवान कसरत कर सके। अन्य खेलों की तरह ही जीतने वाले पहलवानों को अच्छी खासी रकम इनाम में दी जानी चाहिए। यदि कोई पहलवान रिटायर हो जाए या दुर्घटना में उसको चोट लग जाए तो उसे जीवन भर के लिए उसकी रोटी और गुजर बसर का प्रबंध भी किया जाना चाहिए, तभी इसको फिर से हम लोकप्रिय बना सकते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, अर्थात समाप्त हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे।
लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करते हैं। महामारी के कारण गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना भी चाहे तो भी उसकी चमक और शक्ति रास्ते में आते आते ही समाप्त हो जाती थी। तारे धरती से बहुत दूरी पर है। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, स्थिर तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। गांव में छाई मायूसी को देखकर ऐसा लगता था मानो अंधेरी रात भी रो रही है, और ऐसा लगता था कि खाली पड़े आकाश में करुण करहा वह अपने मन में ही उसको दबा लेने की इच्छा कर रहा है, दबा लेने की कोशिश कर रहा है ताकि गांव का दुख कम किया जा सके। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रही। यद्यपि गांव का वातावरण परिवेश भयानक और उदासीनता से भरपूर था, फिर भी रात्रि भी इसी मायूसी को समेटे और अपनी गति से ही आगे बढ़ती रही, बीतती रही और अंततः प्रातःकाल हो गई। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। रात जो बहुत ही भयानक प्रतीत होती थी, अपने स्वाभाविक शोर से वह सभी को भयभीत कर देती थी, लेकिन पहलवान की ढोलक की थाप ने उसकी भयावहता को चुनौती दे रखी थी और उसकी निस्तब्धता को पहलवान की ढोलक की थाप चीर देती थी, चुनौती देती थी। पाठ के आसपास है और भाषा की बात है तो इस पर हम चर्चा ऑफलाइन क्लास में करेंगे। सो इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी के अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।